हो नहीं स्टार्ट या टाइम लगेगी, हो जाएगी मेरे ख्याल में। अच्छा तो अच्छा तो अब इसी तरह जिस तरह बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है यानी पावर प्लांट्स ओवरऑल, चाहे वो हमारे व्हीकल्स की प्रोपल्शन के ऊपर हों, व्हीकल्स में वो लैंड बेस्ड व्हीकल्स हों, एयर बेस्ड व्हीकल्स हों, सी बेस्ड व्हीकल्स हों, कोई भी, वो भी पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, वो भी, ये सब पावर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इवन आपके पास सोलर बेस्ड भी हैं, जिस तरह हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं, भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। विंड्स है, विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। हाइड्रो है, हो सकते हैं, न्यूक्लियर बेस्ड हो सकते हैं, इवन बायोमास बेस्ड हो सकते हैं। बायोमास मीन जो लाइक वुड है फॉर एग्जांपल, ये जो बायोमास हमारे पास ओवरऑल जो फॉरेस्ट हैं, ये सब कुछ, अगर इसको भी अगर जला के इसके थ्रू भी हम जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी ये डिफरेंट, ये सब पावर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर पावर प्लांट्स में फिर हम इसको फर्दर इनको डिवाइड कर देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में अलहदा कर देते हैं, और इवन इसी तरह फॉसल फ्यूल बेस्ड अलहदा करते हैं, इसी तरह आपके बाद न्यूक्लियर बेस्ड अलहदा, डिफरेंट कैटेगराइज आती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में हमारे पास सोलर आता है, उसके अलावा हमारी विंड आती है, और हमारा जो है बायोस, हमारा बायोमास हमारा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आता है। सोलर और विंड की तो समझ आती है, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि बायोमास जो है वो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में उसको कंसीडर कर सकता हूँ? सर बायोमास ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट मैटर हो गया, या इस तरह की चीज़ें। फॉरेस्ट्री जो है, आप सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री नाम की भी एक चीज़ है। अच्छा, और कोई? सर बायोमास जो है वो एक इंसेक्ट होता है जिस से हम बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम उसी इंसेक्ट से जो है वो फर्टिलाइज़र का काम भी ले सकते हैं प्रोड्यूस करने में। बायोमास बनाने के बाद जो रिमेन्स होते हैं उस प्रोसेस के, उससे को हम डायरेक्ट फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वही बात है, ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, स्पेशली पेट्रोलियम्स की बात करूं, ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं या इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सर, लेकिन एक टाइम आता है कि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बायोमास ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में हम वो करते हैं कंसिडर। गुड। अब मैं आपके साथ ना चीजें को, इन चीजों को हम थोड़ा फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये अब जो हमने दो चार बातें की हैं, सबसे पहले एक चीज है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और एक है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, कह लें आप, ठीक है? या मीन सस्टेनेबल पावर जनरेशन हम उसको बोलते हैं। ये सस्टेनेबिलिटी सिंपल कंसेप्ट है, सस्टेनेबिलिटी। या कोई भी आजकल प्रोजेक्ट होता है तो उसका उसके साथ क्या होता है, इवन आपके एफवाईपीज के अंदर भी ये आई थिंक वन ऑफ द टॉपिक आपको शायद कहा जाता है कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके स्पेसिफिक क्या है आपके प्रोजेक्ट के, अब वो कहा जाता है इस तरह का कोई पैराग्राफ या कुछ लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आप लोग कहीं पे मेंशन करते हैं प्रपोजल में या किसी जगह पे? सस्टेनेबिलिटी, वन थिंग इज सस्टेनेबिलिटी, द अदर थिंग इज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब सस्टेनेबल कौन से, रिन्यूएबल, ये दो डिफरेंट है। देखिए सस्टेनेबल हर वो चीज है जो कि आपकी आने वाली जनरेशन का जो फ्यूचर वो अनस्टेक ना करे। ये और ये बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है? कि हर वो स्टेप्स सस्टेनेबल है जो कि आपके आने वाली जो जनरेशन, यानी आप ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसकी वजह से आने वाली जो जनरेशन है उनका फ्यूचर अनस्टेक नहीं होना। लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूं कि
ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करता हूँ, पेट्रोलिंग की तरह आपने बीच में एग्जांपल दी कि वो खत्म हो जाएगा उसका सोर्स, ठीक है, माइट बी फोरकास्ट फॉर 40-60 ईयर्स बाद, मीन कि जब मैं वो सोर्स यूज कर रहा हूँ तो उसका एक तो एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, दूसरा प्लस क्या उसका इशू आ रहा है, उसका इशू ये है कि वो जब कमिंग जनरेशन जब आएंगी तो उनके पास वो सोर्स अवेलेबल नहीं होगा। माइट बी डायर ऐसी कोई भी नीड है कि जिस सोर्स को आप, हर एक सोर्स के अपना एक पोटेंशियल है और उसकी अपनी एक यूजेबिलिटी है। लेट्स सपोज इवन आप आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि आप डिफरेंट आर्टिकल्स आप पढ़िएगा, ठीक है, जो डिफरेंट जो बेसिक टेक्नोलॉजिस्ट स्पेशली इवन जो राइट करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी लिखते हैं कि आपका ये इट्स नॉट दैट इजीली कि आपके ये जो फॉसिल फ्यूल सोर्स स्पेशली पेट्रोलियम बेस्ड, ये फर्नेस फायर, ये जो भी आपके ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, कि आप जो है ये दैट यू विल इजीली मूव अवे फ्रॉम देम। फॉर एग्जांपल, अभी तक आपके पास इतनी बैटरीज में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि आप अपनी बैटरीज के साथ, यानी कि आप इस तरह करो, या विंड लगाओ या सोलर लगा के वहां से बैटरी चार्ज करके उस बैटरीज के थ्रू आप अपने फाइटर जेट को ऑपरेट कर सको या अपने प्लेन्स को उड़ा सको, प्योर रिन्यूएबल के ऊपर आप शिफ्ट हो जाओ। आपको ऐसा सोर्स चाहिए जो हाई एनर्जी डेंसिटी सोर्स चाहिए, वो आपको हाइड्रोकार्बन आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको जो है रिन्यूएबल, जिसकी जैसे सोलर या विंड की बात कर रहा था, हम उसको अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंड बेस के ऊपर जितना बड़ा आपने लगाया हुआ है और जितनी मर्जी बैटरी का बड़ा साइज भी अगर हो गया, इट्स नॉट एन इशू, आपको बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बट व्हेन यू हैव टू फ्लाई, आपको हाई पावर डेंसिटी आपको चाहिए। इसी तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वहां पे आपको हर जगह पे वही टेक्नोलॉजी आपको सूट नहीं करेंगे। वन थिंग, अदर थिंग इज आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उनके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। आपकी विंड है, उसकी स्पीड ऊपर नीचे हो रही है, आपके पास इवन विंड में लेस पर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तूफान आना शुरू हो जाता है, तो यह एक खास स्पीड है, लाजमी नहीं को बहुत हाई स्पीड के ऊपर तूफान हो, लेकिन आपकी विंड टर्बाइन की सेफ्टी के लिए भी क्या होता है कि एक रेंज से ऊपर जब विंड आपकी बढ़ती है तो उनको बंद कर दिया जाता है ताकि उनका जो वो बेसिकली डैमेज हो, ठीक है, तो उनका इसी तरह कट इन कट आउट बेसिकली उनको होता है। इसी तरह आपके पास सोलर की बात करें, आपके पास हर टाइम सन अवेलेबल नहीं है, रात दिन है, रात दिन के अलावा बादल आ जाते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आपके पास आती रहती है। तो इसी तरह इवन आजकल जो जब कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि रिन्यूएबल से की जाए, लेकिन स्टिल आप जो बेस लाइन या उस फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए आप जो प्लांट्स हैं वो आप स्टिल जब माइट बी दे कैन बी फॉसिल फ्यूल बेस्ड, ठीक है। अच्छा, बहरहाल मैं सस्टेनेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह उनकी जो है, अगर लेट्स सपोज हम हाइड्रोकार्बन्स की बात की कर देते हैं तो कम जनरेशंस को नहीं होगी, तो सस्टेनेबिलिटी इस चीज को देखती है। अब कोल है, इस पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं, कोल आपका सस्टेनेबल में आता है। अगर आप कोल को क्लीन कोल टेक्नोलॉजी आप यूज करें, उसके जो कंसंट्रेशन लेवल्स हैं जो मिशंस के, उनको जो है एक्सेप्टेबल लेवल तक अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, तो वो सोर्स है कि जो आपको आगे 40-60 ईयर्स में नहीं, आपको बहुत लॉन्ग टर्म आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास अवेलेबल है। ये कमिंग एक स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास ऐसा नहीं है कि कमिंग जो 10 आपके पास जो है 7-8 डिकेड में आपके पास ये खत्म होने वाला है। तो उसकी अवेलेबिलिटी की बेस के ऊपर भी बेसिकली कोल को सस्टेनेबल कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो सोलर विंड तो चले क्लियर होगा, नो पोल्यूशन। अब सोलर विंड के साथ मैं थोड़ा सा पोल्यूशन आपको और भी बताऊंगा, ये अटैच किस तरह होती है इसके साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। लेट्स सपोज सोलर है, सोलर आप बना रहे हैं, तो जिस इंडस्ट्री में बन रहा है वहां भी कुछ ना कुछ तो बेसिकली उसके ऊपर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो जिस तरह उनके अपने जो सेमीकंडक्टर्स बेस्ड जो सोलर सेल्स हैं उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसके पूरे मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यानी वो जो मटेरियल है वो जब उस इंडस्ट्री तक पहुंचा, वो भी जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ, वो भी हाइड्रोकार्बन बन करके वो आपके पास जो बेसिकली जो आपके व्हीकल्स थे
उन्होंने वो बर्न किया और वो रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री तक पहुंचाया। फिर उसने जब इंडस्ट्री ने एनर्जी कंज्यूम की, अगर लेट्स सपोज वो फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन से आ रही है, प्लस इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में अगेन आप जो है फिर वही जो सोलर सेल है वो अपने प्रोडक्ट साइड के ऊपर आपने लेके आए, तो वो बेसिकली ये सारा साइकिल बेसिकली काउंट करता है। बट दैट फुटप्रिंट इज वेरी वेरी लेस। अच्छा, अब मैं स्पेशली मैं वापस उस तरफ आता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की तरफ। हम जो बायोमास पे बात कर रहे हैं, तो बायोमास जो है वो भी पोल्यूशन करती है, लेकिन हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में डालते हैं। लेकिन अच्छा, उसको इसलिए डालते हैं, उसको अब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, उसको इसलिए डालते हैं, और जबकि कोल है, कोल को सस्टेनेबल में डालते हैं लेकिन रिन्यूएबल में नहीं डालते हैं। ठीक, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी सारी सारी सस्टेनेबल में तो आती हैं, लेकिन सस्टेनेबल में लेकिन जो है कोल आपका सस्टेनेबल में आता है लेकिन रिन्यूएबल में नहीं आता। अब यहाँ पे इशू ये है, कोल की अगर हम बात करें और इसके हम डिफरेंशिएट करें स्पेशली इसको बायोमास को, बायोमास का साइकिल क्या है? बायोमास का साइकिल जो है आपके पास, लेट्स सपोज आप दरख्त उगाते हैं, उस दरख्त को कितने ईयर्स लगते हैं बड़ा होने में? ठीक, बिल्कुल, जब वो एक बीज से उगता है, उगने के बाद आप उसको काट के फिर आप उसको बर्न करके उसके थ्रू आप बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस करके आपने पावर जनरेट की, साथ ही आपने जब भी उसको काटा साथ आपने कोल लगा दिया। उस दरख्त का साइकिल कितना था? वो आपके लाइफ साइकिल के साथ उसका साइकिल मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहें, इवन देयर आर सम थ्योरीज, बायोटेक इवन पेट्रोल के ऊपर, हाइड्रोकार्बन के ऊपर थ्योरीज हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है ये खत्म नहीं होंगे, ये भी देयर आर सम थ्योरीज। इवन इसके ऊपर जो है एक रशियन ऑयल फील्ड की भी एक स्टडी थी, उसमें ऑयल आई थिंक खत्म हो गया था, और देन आफ्टर सम टाइम देन अगेन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द सेम वेल, कि वो प्रोसेसेस हैं अंडर द अर्थ, वो पैसेज ऑफ टाइम वो बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपके बनते जा रहे हैं। देन देयर आर थ्योरीज। लेकिन इशू क्या है कि एक ऐसा साइकिल हो जिस साइकिल बहुत बड़ा हो, उसकी लेट्स सपोज डोमेन आपकी मैनी जनरेशंस के ऊपर हो। तो आज अगर आपने एक मैनी जनरेशंस पे अगर लेट्स सपोज वो साइकिल चल रहा है, तो आज आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन उसको बनने के लिए आगे बहुत जनरेशन चाहिए, तो आपने पिछली उन जनरेशंस का भी आपने अभी आपने यूटिलाइज कर लिया। तो ये चीज सस्टेनेबल इस तरह आपको जो है वो बेसिकली रिन्यूएबल के अंदर आपके पास नहीं आएगी। तो बायोमास को स्पेसिफिकली हम रिन्यूएबल में क्यों कहते हैं? वही कि वो बेसिकली उसका साइकिल हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसके साइकिल के साथ हमारा वो मैच करता है। मेरी बात को समझ आई है? तो वो फिर उससे क्या होगा? साइकिल मैच करने का मतलब क्या है? साइकिल मैच करने का मतलब यह है कि वो जो प्लांट है जिसको बर्न किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसने जितनी पोल्यूशन वो निकालेगा, इतनी पोल्यूशन उसने खुद ऑब्जर्व की होगी, या उसके साथ और उसकी जगह पे जो मैंने एक काट के मैंने किया, इसने जो पोल्यूशन देगी, इतनी पोल्यूशन, और जो दूसरा वहां ट्री लगेगा, इतनी पोल्यूशन वो बेसिकली ऑब्जर्व करेगा। वो उसको काट के किया, फिर उससे आगे ऑब्जर्व कर, तो इस मीन कि आप उसी अपने साइकिल में ही आप उसको बेसिकली जो है जिसे क्या कहें कि आप उसको काउंटर कर रहे हैं, और वो इन द एंड रिजल्ट आपके पास वो जीरो आ रहा है, कोई पोल्यूशन कम्युलेशन नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली उससे इसलिए बात करूं, आमतौर पे एक वर्ड हम यूज करते हैं सस्टेनेबल पावर जनरेशन का। ठीक है, ये सस्टेनेबिलिटी का तो एक ब्रॉडर टर्म है जिससे आपको बताया गया प्रोजेक्ट में, इसलिए थोड़ा शेयर करना मकसद था कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, ये थोड़ी जो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और पावर जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो पावर जनरेशन के अंदर हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए स्पेसिफिकली कि किस तरह जो पावर प्लांट्स है वो बेसिकली एज ए बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर के हमारे पावर प्लांट्स के इश्यूज क्या हैं, करंट क्या इश्यूज हैं, और स्पेसिफिकली क्या इम्पेक्ट्स हैं कि जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स की तरफ जो हमें वो शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, कोर्स कंटेंट तो डिस्कस कर लेता हूँ। जिस आपको बताया था कि ये बेसिकली थर्मल 2 की एक्सटेंशन समझे, उसके अंदर ऑलरेडी हमने बेसिक लेवल पे हमने डिस्कस किए थे, रनकाइन साइकिल था, ब्रेटन साइकिल डिस्कस किए थे, उन्हीं को ही थोड़ा एडवांस लेवल पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। आइडियल है इस तरह एक्सटर्नली रिवर्सिबल रनकाइन साइकिल है, सुपरहीटिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन हो गया। इंस्टेंटली जो
एक्सटर्नली रिवर्सिबल और इंटरनली रिवर्सिबल मैकेनिकल साइकिल्स, फीड वाटर, डिफरेंट फीड वाटर हीटर जो हम यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल स्टीम जनरेटर्स हैं। स्टीम जनरेटर मीन जिसको आमतौर पे हम ले मैन में जो है वो या कॉमन मैन हम उसको बॉयलर बोलते हैं, लेकिन बेसिकली बॉयलर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेटर, फॉसिल फ्यूल स्टीम जनरेटर। तो बेसिकली ये हमारे जो स्टीम साइकिल्स होते हैं, जिस तरह ऊपर हम मैकेनिकल साइकिल की बात करें, उसमें जो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए जो हम स्टीम प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, ये बेसिकली वो कंपोनेंट है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉसिल फ्यूल मेंशन है, तो अगर यहाँ पे हम लोग फॉसिल फ्यूल अब हाइड्रोकार्बन वगैरह यूज कर रहे हैं उसको, तो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ओवर इसकी हिस्ट्री, ओवर द हिस्ट्री जो डिफरेंट फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, जिस तरह होता है ना शेल एंड ट्यूब होता है। तो अब आपके पास जो आपके पास यहाँ पे अगर देखें, जब हम स्टीम जनरेटर की बात करते हैं, बॉयलर बेसिकली क्या सिंपल हीट एक्सचेंज है। हीट एक्सचेंज किस तरह किस के दरमियान है, ये आप जब फ्यूल बर्न करते हैं तो बर्निंग के बाद वो जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस का टेम्परेचर तो जो वो थाउजेंड्स ऑफ सेंटीग्रेड होता है, ठीक। तो वो जो गैसेस हैं उनको उनसे हीट एक्सचेंज करवानी है आपने, किसको, वाटर को देनी है, ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो वो जो गैसेस होंगी, यानी वो जो आप बेसिकली बर्न कर रहे हैं, वो जो फायर है, और वो जो गैसेस हैं वो कहाँ पे, वो शेल के अंदर है आप है, या गैसेस आपको ट्यूब के अंदर दे रहे हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर इसमें क्या हुआ कि गैसेस आपके ट्यूब के अंदर है और वाटर आपका बाहर शेल में। वाटर ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि वाटर आपका ट्यूब के अंदर है और गैसेस वो वाली जो है जो बर्निंग है वो आपकी आउटसाइड द ट्यूब यानी इन द शेल हो रही है आपके पास। उसके अलावा स्टीम ड्रम है, ये बेसिकली आपके पास जब स्टार्ट में बॉयलर में जब आपके पास आता है, या सिंपली बस मैं कहूँगा स्टीम जनरेटर में जब आपके पास आता है, स्टीम जनरेटर के एक्चुअली 3 कंपोनेंट होते हैं। जब आपका वाटर इन होता है तो वो सब कूल्ड होता है, तो सब कूल्ड से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक जो आपके पास आता है उसको हम इकोनोमाइजर बोलते हैं। ये जहाँ पे ये नीचे ये इकोनोमाइजर है, वो इकोनोमाइजर आता है। इकोनोमाइजर के बाद आपके पास फिर पार्ट आता है, फिर जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है वो आपके पास उस पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉयलर, सिंपल बॉयलर कहते हैं। और वो वहां पे बेसिकली आपका ये एक स्टीम ड्रम आपका ऑपरेट होता है, जहाँ पे स्टीम बेसिकली आपकी कलेक्ट हो रही होती है। फिर वो स्टीम आगे जाती है, फिर वो सुपर हीटर्स में जाती है, मजीद सुपर हीट करते हैं, या इसी तरह आपके पास सुपर हीट के बाद वो टरबाइन में जाने के बाद दोबारा फिर वापस आती है मजीद हीट करने के लिए, तो उनको हम रीहीटर्स बोलते हैं, जहाँ पे उसको रीहीट करते हैं। एयर प्री हीटर्स जो है, अब एयर है जिसने फ्यूल के साथ बर्न होना है, अगर हम उसको प्री हीट पहले से हीट करेंगे, और किससे करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम जो हमारे पास जब सारी जो फ्यूल गैसेस जितनी हीट देनी होती है वो दे चुकी होती हैं, और जब एग्जॉस्ट हो रही होती हैं तो स्टिल उनमें कुछ हीट हो, तो अगर हम उसी हीट से अगर हम एयर को हीट अप कर लें, तो उससे ये एडवांटेज होता है कि जब आप एयर इनिशियली हीटेड देंगे बॉयलर में, तो क्या होगा कि उससे बेसिकली हम जो हीट वहाँ पे लॉस करनी थी, वो बेसिकली हम उसको यूटिलाइज कर उसको हम सेव कर रहे हैं एयर को। अच्छा, बाद में फिर उसके बाद ब्रेटन साइकिल है, जो कि गैस टरबाइन साइकिल, उसको डिस्कस करेंगे, आइडियल, नॉन आइडियल, फिर उसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। देन वी विल डिस्कस कंबाइंड साइकिल्स, कंबाइंड पावर प्लांट्स। मोस्टली हमारे पास इस टाइम जो है वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो कंबाइंड जो है वो पावर प्लांट्स की कन्फिगरेशन मोस्टली यूज हो रही हैं। आमतौर पर ये होता है कि आपका जो गैस साइकिल होता है उसको टॉप साइकिल बोलते हैं, टॉपिंग साइकिल बोलते हैं, वो टॉप पे होता है। उसी के वेस्ट से फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है स्टीम साइकिल ऑपरेट करते हैं। उसका एग्जैक्टली वेस्ट भी हो सकता है, या उसके वेस्ट में अगर प्लस उसके साथ मजीद अगर आपने स्टीम, अगर आपको पावर प्लांट बड़ा करना है तो आप क्या करते हैं, उसके वेस्ट को यूटिलाइज करते हैं, और साथ प्लस एक सेकेंडरी या ऑक्सिलरी एक और भी आप जो है वो बर्निंग मजीद भी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल देयर आर पावर प्लांट्स जो कि सिंपली गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट की जो है उससे स्टीम प्रोड्यूस करके उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। देन इन शॉर्टली वो हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास विंड पावर प्लांट्स हो गए, विंड एनर्जी के ऊपर कर लेंगे, सोलर के ऊपर, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हम इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो, एनीथिंग?
हेलो। नो सर, बस ये अपलोड कर दीजिएगा ये कोर्स वाला जो कंटेंट है। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। तो अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये कोर्स ज्यादा नो सर, न्यूमेरिकल बेस्ड है या थ्योरी बेस्ड है? दोनों ही चीजें हैं यार तकरीबन। न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स इसमें कम है। इसके ये थोड़े अप्लाइड कोर्सेज आप देखेंगे इसकी ना। अच्छा, हम जो बुक टेक्स्ट बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये आपको मिल जाएगी। मैं बस सॉरी बतानी चाहिए। ये पावर प्लांट टेक्नोलॉजी बाय MM अल वकील मैग्राइल की है। ये आपको पैरेटल एडिशन मिल जाएगा पाकिस्तान में, मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी में यही फॉलो होती है। तो आई थिंक ये पैरेटल एडिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अप्लाइड बुक्स में ना एंड पे आप देखेंगे प्रॉब्लम इतने ज्यादा नहीं होते। जिस तरह फंडामेंटल है ना बुक्स, थर्मोडायनेमिक्स की हो गई, मैकेनिक्स की हो गई, या इवन आप स्टैटिक्स भी चले जाएं और भी जो फंडामेंटल कोर्सेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उनमें आपके पास प्रॉब्लम्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हर चैप्टर के बैक पे मिलेंगे आपको। इसमें प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन आई होप, मुझे कॉन्फिडेंस है यार, आप माशाल्लाह लायक लोग हैं, ये प्रॉब्लम्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स 2 में बताओ, मजा आया था? थर्मोडायनेमिक्स 2 किसने पढ़ाई आपको? सर वहीद गुल साहब ने। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ाई ना। तो मेरे ख्याल में मैंने तो दूसरी क्लास में पढ़ाई थी। अच्छा, एनीओ, तो बस ये थर्मोडायनेमिक्स 2 की एक्सटेंशन है। इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, वही बेसिक जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं उन्हीं को सॉल्व करना, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, सपोज कहीं पावर फाइंड करनी, कहीं हीट फाइंड करनी है, तो सिंपली वही एंथैल्पीज के डिफरेंस हैं। पंप है, पंप का वर्क हमने अगर कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा इसी तरह डिफरेंट फीड वाटर हीटर्स हैं, फिर इसी तरह सिस्टम के एनालिसिस हैं, फीड वाटर हीटर्स की प्लेसमेंट है ऑप्टिमम, और इसी तरह किस तरह एफिशिएंसी फीड वाटर हीटर एड अप करते हैं, किस तरह एफिशिएंसी सिस्टम की इंपैक्ट होती है। उसके अलावा अगर देखें हम बिहेवियर वाइज, तो हमारे किस तरह इरिवर्सिबिलिटीज हमारे रियल पावर प्लांट्स को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों की ये स्टडी है बेसिकली। तो वही उसी के ऊपर ही हम बिल्टअप करेंगे। बहरहाल ये बहुत है, थ्योरी है और न्यूमेरिकल है। ठीक, और बाकी वैसे ये अच्छा एक अप्लाइड कोर्स है आपके लिए ना, ये बीइंग आप फाइनल ईयर में हैं, और ये लास्ट सेमेस्टर शायद आप लोगों का, अल्लाह खैर करे। तो ये अच्छे कोर्स है। इसमें अगर कोई कुछ कंसेप्चुअली कोई चीज़ अगर पीछे से होती है, सम टाइम किसी पीछे थर्मोडायनेमिक्स में कोई चीज़ होती है कि आपको कोई पॉइंट ऐसा फील होता है कि यार नहीं, वो मुझे पॉइंट इतना क्लियर नहीं है, देन दिस इज द कोर्स स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको आगे हेल्प आउट करके थोड़ा अप्लाइड भी है। और पावर प्लांट साइड पे आपको बताऊं, अभी पाकिस्तान में क्योंकि काफ़ी पावर प्लांट्स लगे भी हैं, और इसमें जो है डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पहले की निस्बत इसमें ज़्यादा होंगी, और इवन अच्छी पेड जॉब्स होती हैं। ये जो पावर सेक्टर में, आप एनर्जी सेक्टर में चले जाएं या पावर सेक्टर में, इसमें अच्छी जॉब्स हैं। तो ऐसा कोशिश कीजिएगा थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है ना वो उन चीज़ों को डेवलप करें कि ये पावर प्लांट्स है क्या, बेसिक्स क्या हैं इसकी, बैक एंड पे ये ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या हैं, इरिवर्सिबिलिटीज क्या है, रिवर्सिबिलिटीज क्या है, किस तरह वो सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका उनका क्या क्या उनका बेसिकली रोल है। तो ये ओवरऑल जो है ना हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हम फिर स्टार्ट करेंगे। फिर शुरू में कुछ हम रिव्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, और फिर हम आगे उसके ऊपर हम बिल्टअप करेंगे। अटेंडेंस इब्राहिम है? यस सर। हाँ इब्राहिम, यार इसकी पिक्चर्स बना लो बेशक अटेंडेंस की। ठीक है सर। मुझे बता दो अभी, जब पिक्चर बनती जाए ना मैं फिर बंद कर दूंगा। सर बना ली।
सर बना लिया पिक्चर। थैंक यू ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।